everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey, this is Shweta from English Study and today we are going to learn 15 English words. आज हम सीखने जा रहे हैं 15 ऐसे इंग्लिश शब्द जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं। अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। First word we have is acknowledge. Acknowledge. इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रुथ ऑफ, किसी भी सच को, किसी भी अस्तित्व को स्वीकार करना, एडमिट करना या फिर किसी के गुणों को महत्व देना, उसको रिकॉग्नाइज करना, वहाँ पर हम एक्नॉलेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे रीडली एक्नॉलेज्ड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपनी गलती को आसानी से स्वीकार कर लिया। दे रीडली एक्नॉलेज देयर मिस्टेक मतलब उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, जो सच था, जो उनकी गलती थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया। शी वॉन्ट एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एक्शंस, वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी। शी वॉन्ट एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज एम्फेसाइज का अर्थ होता है जोर देना, किसी बात पर बल देना या प्रमुख बनाना। गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग स्पीकिंग और राइटिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, एक प्रमुख, एक स्पेशल महत्व देना, बोलने में, स्पीकिंग या फिर लिखने में, इन राइटिंग। ओके, वो होता है एम्फेसाइज। फॉर एग्जाम्पल, try to emphasize your main idea so that readers will always know what your opinion is. अपने मुख्य विचार पर जोर देने की कोशिश करें ताकि पाठकों को हमेशा पता चल जाए कि आपकी राय क्या है। Try to emphasize your main idea मतलब अपने मुख्य विचार पर जोर देने की कोशिश करें, उसे प्रमुख बनाने की कोशिश करें। Second example, he spoke louder to emphasize his next point in the speech. उन्होंने भाषण में अपनी अगली बात पर जोर देने के लिए ज़ोर से बात की, मतलब अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए वो थोड़े तेज से बोले। ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए नहीं, उस बात पर बल देने के लिए, उस बात पर जोर देने के लिए। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसीज्ड। डिसीज्ड इसका मतलब होता है मृतक, डेड और एक्सपायर्ड, जो अब नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुका है, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं डिसीज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीज्ड जनरल वॉज अ ग्रेट सोल्जर, मृतक जनरल एक महान सैनिक था। वह मृतक जनरल एक महान सैनिक था। डिसीज्ड यानी मृतक। बोथ हर पेरेंट्स आर डिसीज्ड, उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। Both her parents are deceased. Deceased का मतलब dead और expired. Next word we have is outspoken. Outspoken जिसका मतलब होता है मुखर, जो व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं, frankly बोलते हैं। Frank in stating one's opinion, especially if they are shocking or controversial. जो लोग अपने विचार को, अपने ओपिनियन को फ्रैंकली स्टेट कर देते हैं, फ्रैंकली बोल देते हैं, जब वो एक विवाद में हो खासकर, उन्हें हम आउटस्पोकन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज आउटस्पोकन व्यूज वुड फ्रीक्वेंटली ब्रिंग हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रेसिडेंट, उनके मुखर विचार अक्सर उन्हें राष्ट्रपति के साथ संघर्ष में लाएंगे। आउटस्पोकन व्यूज यानी मुखर विचार। She has been an outspoken feminist for over 20 years. वह 20 से अधिक वर्षों से एक मुखर नारीवादी रही है। ओके, outspoken feminist, मुखर नारीवादी। Next word we have is portmanteau. Portmanteau इसका मतलब होता है combine two words to make a new one. एक नए शब्द बनाने के लिए जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं portmanteau. For example, freegan is a portmanteau of free and vegan. Smoke is a portmanteau of smoke and folk. Brunch is a portmanteau of breakfast and lunch.
ओके, जो हमारा वर्ड है फ्रेगन, वो फ्री और वेगन से मिला हुआ है, उनसे मिल के बना है। ऐसे ही स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। ब्रंच ब्रेकफास्ट और लंच से मिलकर बना है। इस तरह हम बोलेंगे दैट फ्रेगन इज पोर्टमैंटो ऑफ फ्री एंड वेगन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हेलेसियस। हेलेसियस, इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं जब हमें एक बुरा एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना हो, ठीक है। एन ऑफुल एक्सपीरियंस एंड इज ऑफन टू डिस्क्राइब ट्रैफिक, वेदर और इवन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो एक बुरा ही अनुभव होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हेलेसियस का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली किसी पीरियड ऑफ टाइम, कोई समय की अवधि हो, उसमें बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई समय हो, कोई ट्रैफिक में आपने जो समय बिताया हो, आपका बहुत बुरा अनुभव रहा हो, वहाँ पर हम हेलेसियस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज इट्स बीन अ हेलेसियस ईयर। यह वर्ष एक नरक हो गई है, ठीक है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा ऑफुल ईयर है। ही लिव ड्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट हेलेसियस टाइम्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। वह अमेरिकी इतिहास में सबसे नरक काल में एक के दौरान रहते थे। वह अमेरिकी इतिहास में सबसे नरक काल में से एक के दौरान रहते थे, यानी ऑफुल टाइम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पीक। पीक, इसका अर्थ होता है चोटी, ठीक है, ऊंचाई, चोटी। बीइंग एट द हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी और अटेंशन, ध्यान या लोकप्रियता की ऊंचाई पर होना, ठीक है। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत हो, लोग उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हों, सो ही इज़ बीइंग एट द हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी, तो वो लोकप्रियता की ऊंचाई पर है, सीमा पर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं इसे, शी इज़ एट द पीक ऑफ हर करियर। वह अपने करियर के चरम पर है, मतलब ऊंचाई पर है। शी वॉज एट द पीक ऑफ हर पॉपुलैरिटी। वह अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी। द ब्रिटिश एम्पायर वॉज एट इट्स पीक इन द मिड 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था, ठीक है, मतलब वो टॉप पर था, हाइट पर था। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे पीक का। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का अर्थ होता है छवि, ठीक है, एक कॉमन आइडिया ऑफ ए पर्सन और थिंग ऑफन ओवर सिंप्लीफाइड। एक व्यक्ति का, एक चीज़ का, एक वस्तु का कोई कॉमन आइडिया होना, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो। जैसे हम कहते हैं बंगालीज़ को पढ़ना बहुत पसंद होता है। ये एक कॉमन आइडिया होता है कि वहाँ के लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, स्टीरियोटाइप हो गया। So we have an example. I try not to stereotype and judge people based on their outward appearance. मैं ऊपरी दिखावे के आधार पर लोगों की छवि बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। ओके, I try not to stereotype and judge people based on their outward appearance. ठीक है, मैं लोगों को ऊपरी दिखावे के आधार पर उनकी छवि नहीं बनाता हूँ, उनको जज नहीं करता हूँ, ऐसा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रेंडी। ट्रेंडी का मतलब होता है चलन, समथिंग और समवन फैशनेबल, मॉडर्न और कूल। कोई भी जो फैशनेबल हो, मॉडर्न हो, आधुनिक हो या कूल हो, ठीक है, जो चलन के साथ चलते हैं, ठीक है, ट्रेंड में जो चल रहा होता है उनके साथ चलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेंडी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्राइंग टू बी रियली ट्रेंडी। वह वास्तव में फैशनेबल होने की कोशिश कर रहा था। ही हैड अ ट्रेंडी हेयर कट। उसके फैशनेबल बाल कटे हुए थे, ठीक है, जो आजकल चलन में चल रहे हैं, बिल्कुल वैसी उसका हेयर कट था, उसकी ऐसी हेयर स्टाइल थी, तो हम ऐसे बोलते हैं उसके फैशनेबल बाल कटे हुए थे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नूब। नूब का मतलब होता है अनाड़ी, हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड इन अ पर्टिकुलर स्पेयर एक्टिविटी, स्पेशली कंप्यूटिंग और द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ओके, लोग उनको नूब बोलते हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी पर्टिकुलर स्पेयर में, किसी विशेष फील्ड में, जैसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं या फिर इंटरनेट का यूज़ उन्हें करना नहीं आता, तो लोग उन्हें नूब बोलते हैं, अनाड़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
This noob is so annoying and arrogant. He thinks he knows more than me. ये अनाड़ी इतना कष्टप्रद और अभिमानी है, ये सोचता है कि वह मुझसे ज़्यादा जानता है। I was such a noob at the game when I first began to play. मैं खेल में एक अनाड़ी था जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया। तो नूब का मतलब अनाड़ी, जिसको किसी स्पेशल फील्ड में नॉलेज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, उसे हम बोलते हैं नूब, यानी अनाड़ी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हेटर। हेटर का मतलब होता है जो हेट करते हैं, घृणा करते हैं, घृणा करने वाले। अ पर्सन हु ग्रेटली डिसलाइक्स अ स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति को या वस्तु को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है। ओके, नापसंद करना एक अलग होता है और घृणा करना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना, डिसलाइक करना, नापसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ हेटर। मैं घृणा करने वाला नहीं हूँ, यानी मैं हेट नहीं करता हूँ किसी को। शी ऑल्सो नोज हाउ टू डील विद हर हेटर्स इन द परफेक्ट वे। वह ये भी जानती है कि उससे घृणा करने वालों से सही तरीके से कैसे निपटा जाए। ओके, सो हेटर्स का मतलब होता है घृणा करने वाले लोग, जो एक विशेष व्यक्ति से, विशेष वस्तु से घृणा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्लाइंग। जिसको उड़ने से डर लगता है ना, उड़ने से डर लगता है, उसको बोलते हैं हम एरोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम फ्लायर्स सफ़र फ्रॉम एरोफोबिया तो सम हाइड इट बेटर देन अदर्स। पहली बार फ्लायर उड़ने के डर से पीड़ित होते हैं, हालांकि कुछ इसे दूसरों की तुलना में बेहतर छिपाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को जो एयरप्लेन से सफ़र करते हैं, फर्स्ट टाइम उन्हें उड़ने का डर होता है, उड़ने से वो डरते हैं। ठीक है, सो एरोफोबिया मतलब उड़ने का डर। स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द क्लिफ मेड मी रियलाइज जस्ट हाउ मच एरोफोबिया अफेक्टेड मी। चट्टान के किनारे पर खड़े होने ने मुझे एहसास कराया कि मुझे उड़ने के डर ने कितना प्रभावित किया है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, नॉट बायस्ड, डजंट टेक साइड्स, इम्पार्शियल। जो पक्षपाती नहीं है, किसी की साइड नहीं लेता, एकदम निष्पक्ष है, उनको हम डिसइंटरेस्टेड बोलते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है अरुचि, जिसमें कोई रुचि ना हो, लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, जो किसी की तरफदारी ना करता हो, जो पक्षपाती ना हो। ही वॉज मैग्नेनिमस एंड डिसइंटरेस्टेड, सिंपल एंड ऑनेस्ट। वह उदार, उदासीन, सरल और ईमानदार था। नेक्स्ट वी हैव इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है बेहद बुरा होना, जब कोई बहुत ज़्यादा बुरा हो, एक्सट्रीमली ईविल। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनॉर्मिटी। ओके, काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सोचते हैं, क्योंकि इनॉर्मिटी इनॉर्मस से बहुत ज़्यादा मिलता है। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। सो डोंट गेट कंफ्यूज। इनॉर्मिटी का मतलब होता है बेहद बुरा होना, एक्सट्रीमली ईविल। She was not frightened by the enormity of her plan. वह अपनी योजना की भयावता से भयभीत नहीं थी। मतलब वो अपने जो उसका प्लान था, जो उसकी योजना था, इतना बुरा था कि वो उससे भयभीत नहीं थी। They escaped the enormities that we have to suffer. वे उन भयावताओं से बच जाते हैं जिन्हें हमें भुगतना पड़ता है। तो इनॉर्मिटी का मतलब होता है एक्सट्रीमली ईवल, बेहद बुरा। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.